नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक गवारिया और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसका हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 1986 वाली जो पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको रिप्लेस किया है। तो हमारे भारत में जो है 34 सालों के बाद जो है नई शिक्षा नीति आई है, जिसने 1986 वाली जो है पॉलिसी को रिप्लेस किया है। 1986 में सबसे पहले भारत में शिक्षा नीति बनी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद में 1992 में जो है आंशिक परिवर्तन उसमें हुए थे, कुछ संशोधन उसमें हुए थे। उसके बाद में जो है अभी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू की गई है। बहुत बड़े स्तर पर इसमें व्यापक परिवर्तन हुए हैं। जो कुछ परिवर्तन हैं आपको मैं इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। ये जनसाधारण के लिए काफ़ी है इन बिंदुओं पर समझने के लिए कि इस शिक्षा नीति में आखिर है क्या, किन किन बिंदुओं पर इस शिक्षा नीति में बात की गई है। तो चलिए जानते हैं हम किन किन बिंदुओं पर इसमें बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कुछ प्रश्न है जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के। उन प्रश्नों के बारे में मैं इस वीडियो के एंड में चर्चा करूंगा कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं और किस प्रकार से उन प्रश्नों को आप प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रश्न जो है आपको निश्चित तौर पर आपके तैयारी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें भाषा का जो अवरोध था वो समाप्त कर दिया गया है। विषयों को चुनने का जो अवरोध था वो भी समाप्त कर दिया गया है। फीस के ऊपर इसमें डिटेल में बात की गई है। इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर बात की गई है। इसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन पर बात की गई है, बोर्ड एग्जामिनेशन पर बात की गई है। लोक विद्या नाम का नया पैटर्न इन्होंने शुरू किया है। इसके बाद रिपोर्ट कार्ड मेकओवर पर इन्होंने बात की है उसमें। और इसके बाद डिजिटल एजुकेशन में बात की गई है, जो सारे रूरल इंडिया में गांव-गांव तक एक्सपर्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाना इनका उद्देश्य है। इसके अलावा इन्होंने SRB पे बात की हुई है, जो भारत में विभिन्न संस्थाओं को, कॉलेज को, हायर एजुकेशन वाली संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए जो है अलग अलग बॉडीज़ है यहाँ पर। तो उन सभी को समाप्त करके सिर्फ एक बॉडी बनाई गई है, जिसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाएगा। अब इसको अभी बनाया जाएगा इस शिक्षा नीति के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं हम किन किन बिंदुओं पर हम बात करनी है। भाषा के आधार पर जो परिवर्तन हुए हैं, भाषा में परिवर्तन ये हुआ है कि 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो नया एडमिशन होते हैं बच्चों का, तो उन बच्चों को जो है उनको चाहे हिंदी मीडियम स्कूल हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, कोई सा भी स्कूल हो, उन बच्चों को जो है उनकी रीजनल भाषा में उन विद्यालयों को पढ़ाना होगा, चाहे कोई सा भी विद्यालय हो। रीजनल लैंग्वेज से मेरा कहने का मतलब है या तो उनकी मातृभाषा हो, या फिर उनकी गृह भाषा हो, या फिर उनकी ट्राइब की जो भाषा चलती है, कोई सी भी हो चाहे, उसमें उनको पढ़ाना होगा। इससे ये होगा कि ड्रॉप आउट्स की रेट कम होगी और स्कूलों में एडमिशन्स जो है वो बढ़ेंगे। एक आंकड़े के अनुसार 100 ट्राइबल कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से सिर्फ 20 ही स्टूडेंट जो है हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, सिर्फ इस लैंग्वेज के बैरियर के कारण। तो इसलिए इस लैंग्वेज के बैरियर को हटा देने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में होगा और ये बहुत ही अच्छा सुधार माना जाएगा। इसके बाद पे दूसरे नंबर पर है विषयों की जो बाध्यता थी वो समाप्त कर दी गई है। विषय में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये 3 ही फील्ड हुआ करते थे अभी तक एजुकेशन सिस्टम में। पूरे में व्यावसायिक शिक्षा जैसा कोई टर्म नहीं हुआ करती थी अभी तक। तो अब जो है ये सारी चीज़ें इनमें ऐड कर दी गई हैं। 6th क्लास से लेकर अब जो है कोई भी स्टूडेंट जो है वैकल्पिक विषय को चुन सकता है, व्यावसायिक विषयों को चुन सकता है, अपने प्रोफेशन को चुन सकता है। उसी समय अगर सही गाइडेंस उसे 6th क्लास से ही मिलना शुरू हो जाए तो वो है जो अपने जीवन में अच्छा करियर को बिल्डअप कर सकता है। उसका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी शिक्षा के साथ साथ उसको भी रन कर सकता है और उनको भी पढ़ सकता है। साथ ही जो है विभिन्न विषयों के, विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट हैं, व्यवसायों के एक्सपर्ट हैं, उनको भी एजुकेशन सिस्टम में दखल अंदाजी करने का, सिखाने का मौका दिया जाएगा। वो भी समय समय पर आते रहेंगे विद्यालय में और सिखाते रहेंगे, हुनर सिखाते रहेंगे बच्चों को। इसमें ये होगा कि कुछ दिन विद्यालय में ऐसे रहेंगे कि नो बैग डे रहेगा, उस दिन उनकी क्लासेस लगेगी, उनको सारी चीज़ें प्रोफेशनल तौर पर सिखाई जाएगी ताकि वो अपने करियर में शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय में भी प्रगति कर सके और अपना बेरोजगारी जो है उसको ख़त्म कर सके। कम से कम विद्यालय से पढ़ के निकला हुआ बच्चा सिर्फ
एजुकेटेड ही ना हो, उसके साथ साथ स्किलफुल भी हो, ताकि वो अपना इतना सक्षम हो कि अपना पेट जो है खुद का वो भर सके और अपना कमाई का जरिया बना सके। इसके बाद में यहाँ पर बात की गई है इसके अंदर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स में इन्होंने क्या किया है कि ग्रेजुएशन को जो है उसको 4 साल का टर्म दे दिया है इन्होंने। 4 साल में इनको क्या करना है कि जो इन्होंने कुछ पॉइंट्स फिक्स कर दिए हैं कि 4 साल में ग्रेजुएशन पूरी होगी। इसके बीच में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ये हैं कि इसमें 3 एंट्री पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 एंट्री पॉइंट्स दिए गए हैं और एक एग्जिट पॉइंट है। चारों एग्जिट पॉइंट ही है, ऐसा समझिए आप। फर्स्ट ईयर में यदि कोई स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और फर्स्ट ईयर पढ़ के ही वो अगर छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेशन दिया जाएगा उस विषय का कि इन्होंने ये विषय पढ़ा था 1 साल तक, इसका सर्टिफिकेशन ये है। यदि कोई विषय स्टूडेंट जो है वो सेकंड ईयर पास आउट करके छोड़ देता है किसी कारण से, तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा कि इस विषय में इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। यदि सेकंड ईयर करने के बाद कोई स्टूडेंट जो है वापस आता है तो उसे थर्ड ईयर में एडमिशन दिया जा सकता है, और यदि वो 4 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे डिग्री मिलेगी, 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी उसे। तो फर्स्ट ईयर से ड्रॉप आउट होने वाला स्टूडेंट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है किसी भी टाइम, और थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में जा सकता है। इस पूरी प्रोसीजर को कंट्रोल करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया है इन्होंने, जिसमें जो किसी भी स्टूडेंट का जो है पूरा डाटा डिजिटली रूप से स्टोर किया हुआ रहेगा और सारा डाटा जो है ऑटोमेटिक मैनेज उसमें होता रहेगा। इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन में इन्होंने जो है स्टूडेंट्स को 6 क्लास के बाद में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है चुनने की आज़ादी दे दी गई है यहाँ पर। तो 6 क्लास के बाद में स्टूडेंट्स जो है अपने सब्जेक्ट्स के अलावा, अपने एजुकेशनल सब्जेक्ट्स के अलावा जो है दूसरे सब्जेक्ट भी, व्यावसायिक विषय भी चुन सकते हैं, जिससे उनको अपने करियर में उड़ान भरने में आसानी होगी। इसके बाद में फीस पर बात करते हैं कि फीस के लिए इन्होंने जो है अलग से इन्होंने एक टर्म दी है, नॉट फॉर प्रॉफिट एजुकेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट शिक्षा जो है वो लाभ अर्जित करने के लिए नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने एक अलग से संस्था बनाई है। उस संस्था में वो संस्था जो है फीस पर पूरा नियंत्रण और नियामक करने का कार्य करेगी। वो संस्था इसको रेगुलेट करेगी और इस पर कंट्रोल रखेगी, जिससे कि यह स्कूली शिक्षाओं में, स्कूल में प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपनी फ़ीस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद में इन्होंने एक और टर्म दिया है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो है ये सुधार करना चाहते हैं काफ़ी व्यापक रूप में। तो यहाँ पर ये कुछ बातें इन्होंने बताई है कि सेमेस्टर स्कीम भी लागू हो सकती है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव जो है उनका एग्जामिनेशन अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा स्किल्स वाले सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। ऐसी इनकी व्यवस्था हो सकती है, जैसा कि इन्होंने अपनी पॉलिसी में बताया है। इसके बाद में लोक विद्या इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म आने वाला है। अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये मेंशन किया हुआ है कि लोक विद्या नामक एक व्यवस्था, ऐसी डिजिटल व्यवस्था जो शुरू होगी, जिसमें अपने भारत की विरासत कला और संस्कृति, अपने हेरिटेज और इन सब चीज़ों के बारे में जो है विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। उनको अलग से मटेरियल दिया जाएगा, उनको भी साथ साथ पढ़ाया जाएगा, ताकि अपनी कला, विरासत, संस्कृति और परंपराओं के बारे में विद्यार्थियों को पता चलता रहे, उससे उनका नैतिक विकास जो है वो होता रहे। और इन्होंने अपनी शिक्षा नीति में यह बताया है कि हम जो है एक ऐसा विद्यार्थी चाहते हैं जो वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति रखता हो और उसके नैतिक मूल्य जो है वो इस स्तर पर डेवलप हुए हो कि वो अपने जीवन में जो है ऊंचाइयों को, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों को, विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सके आसानी से। इसके बाद में डिजिटल एजुकेशन भी इन्होंने मेंशन किया है। डिजिटल एजुकेशन में इनका लक्ष्य है कि गाँवों तक जो है एक्सपर्ट की शिक्षा, जो विशेषज्ञों की शिक्षा है उसको पहुंचाया जाए, ताकि गाँवों में, छोटे छोटे गाँवों में रहने वाले विद्यार्थी जो है वो जो है उच्च शिक्षा से वंचित न रह सके, किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित न रह सके। इसलिए इन्होंने यह डिजिटल एजुकेशन
की टर्म दी है। जो गाँव में बच्चे रहते हैं उनको डिजिटल रूप में एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और जो एक्सपर्ट्स जिनकी रीच गाँव तक नहीं है उनको जो है गाँवों तक पहुंचाने का प्रयास इसके तहत ये करेंगे। इसके बाद में इनका एक और है टर्म, जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर 3000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर 3000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च सेंटर के रूप में डेवलप करने का इनका प्रयास है, और ऐसे इंस्टीट्यूट को रिसर्च सेंटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसको अलग से रेगुलेट किया जाएगा और इसकी सारी व्यवस्थाएं जो अलग होगी। और इनका टारगेट ये भी दिया हुआ है शिक्षा पॉलिसी में, शिक्षा नीति में, कि जो है लक्ष्य ये है कि 2040 तक इसका लक्ष्य ये है कि प्रत्येक ज़िले में, भारत के प्रत्येक ज़िले में एक ऐसा रिसर्च सेंटर हो जिसमें 3000 प्लस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हो और उसे रिसर्च सेंटर की योग्यता जो है वो मिली हुई हो। तो इस प्रकार से जो है हमारी भारत की जो शिक्षा नीति है 2020 वो इस प्रकार से, उसमें मेजर पॉइंट्स ये दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत की शिक्षा नीति 2020 में ये बिंदु दिए गए हैं। और एक बात और है कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी की है, जिसका नाम बाद में जो है इस मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो यदि कोई ऑब्जेक्टिव किसी भी जगह पर आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला है ये, तो किसी भी एग्जामिनेशन में होने वाले एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि कौन से मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो जारी की है। तो हमें उत्तर उसका यही देना है कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। हमें ये नहीं देना है कि शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने पॉलिसी जारी की और ये जारी करने के बाद में जो है उसका नाम जो है परिवर्तित हुआ है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब एक और बिंदु यहाँ पर यह आता है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के जो 2018 के जो इंटरव्यू अभी होने वाले हैं, उस इंटरव्यू में इस शिक्षा पॉलिसी से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शिक्षा नीति से प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि इस शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो मुख्य बिंदु जो है आपको वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा, क्या ये उपयोगी साबित होगी, इसकी उपयोगिता आपको पूछी जा सकती है। इसकी प्रासंगिकता के बारे में पूछा जा सकता है, और इसको किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है वो पूछा जा सकता है। 1986 वाली जो पॉलिसी है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि 1986 वाली पॉलिसी में और इसमें 2020 वाली पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों किस प्रकार से अपने अपनी जगह सही है कि नहीं है, इसमें और क्या परिवर्तन हो सकते थे, इसकी खामियां, उस वाली की खामियां, 1992 में जो परिवर्तन हुए उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो ये मेजर बिंदु है जो आपको पूछे जा सकते हैं। और जाहिर सी इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आपको प्रश्न ना पूछा जाए। इंटरव्यू में 100% इससे प्रश्न पूछा जाएगा आपको। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप तैयार कीजिए। और जो है इंटरव्यू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए हैं। कौन कौन से जो प्रश्न ऐसे संभावित प्रश्न हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो वो सारे प्रश्न कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देखिए और उन सारे प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और शिक्षा नीति भी मैंने वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में अपलोड कर रखी है, तो आप उसको भी विस्तार से पढ़ सकते हैं और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं।